Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our next chapter, which is unit number 2, solving a biological problem. इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर जब आप इस यूनिट को पढ़ लेंगे सो हम इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल मेथड। उसके अलावा हम रेशियो और प्रोपोर्शंस के बारे में हमें पता चलेगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस के बारे में पता लगेगा और मैथमेटिक्स कैसे इंटीग्रल पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल का वर्ड जो है आपको पता है बायो लाइफ को ही कहते हैं। लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व की जाती है? कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ से रिलेटेड, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, किन किन स्टेप्स को देखा जाता है ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाए, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में कहते हैं आपने पहले यूनिट्स में साइंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो वर्ड साइंस था, ठीक है, साइंस का वर्ड जो है वो साइंटिया से निकला है और साइंटिया का मीनिंग होता है नॉलेज, किसी भी चीज़ का नॉलेज, ठीक है। नॉलेज कहते हैं इल्म को। साइंस बेसिकली वर्ड जो है वो इल्म के लिए यूज़ किया जाता है। कहते हैं कि आपने प्रीवियस जो यूनिट नंबर 1 हमने पढ़ा, उसमें आपने साइंस के बारे में देखा कि कैसे आप बायो के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ते हैं, किस किस ब्रांच में आप क्या स्टडी करते हैं। नाउ कहते हैं जैसे भी जब आप साइंस को स्टडी करते हैं वो भी बायो के अंडर, तो आपने जब बायो को पढ़ा, मीन लाइफ को देखा, ठीक है। तो लाइफ हमारे पास 3 तरह की थी, प्लांट्स की थी, एनिमल्स की थी और थर्ड था आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थी। डेफिनेटली इन ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बिहाफ पे इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करना वो जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम आएगी उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे और उसको जब सॉल्व किया जाएगा जिस भी फिनोमेना के थ्रू, वो डिफरेंट उसके स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चीज़ आती है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। कि जब भी आप किसी भी साइंस के अंदर, कहते हैं साइंस के अंदर, साइंस से जो प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम टू साइंस, साइंस से के अंदर जो साइंस की जब आप स्टडी कर रहे होते हो उसके दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम, उसको कहते हैं। और उसकी तरफ उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने की अप्रोच की जाती है तो उसको साइंटिफिक मेथड कह दिया जाता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड क्या कहलाएगी? साइंटिफिक मेथड कहलाएगी। कि मीन कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जो अप्रोच है लाइफ के अंदर, बायो के अंदर या ओवरऑल साइंस की बात की जाए, उसको साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। और अगर वही प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, मीन लाइफ के साथ रिलेट कर रही हो, तो उसको हम कह देंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल मेथड कहला देगा। लाइक जैसे कि द साइंटिफिक मेथड, मतलब साइंस का वो वाला मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व। साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कहते हैं साइंटिफिक मेथड वो वाला साइंटिफिक मेथड इन विच biological problem are solved is termed as
बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है, कि मेन लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको क्या कह देंगे, बायोलॉजिकल मेथड कह देंगे। अब साइंस के अंदर कहते हैं कि बायोलॉजिकल ये जो मेथड है इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। सो मेजर 6 स्टेप्स हैं इसके, कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसको कैसे एक प्रॉपर उसका सल्यूशन निकाला जाता है। सो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होता है कि आप जो प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आजकल हमारे जो पूरे कंट्री में, पूरी दुनिया को ही देखा जाए तो उसमें एक प्रॉब्लम आई हुई है जो कि है कोरोना, ठीक है, कोविड। जो कि कोविड है, उसको जब वो प्रॉब्लम आई थी, जो बीमारी आई, ठीक है, जहाँ से भी उसका स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले उस जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाना, ठीक है, क्वेश्चन करना कि मीन वो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज तो करें ना उसको, क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग जो होगी, ठीक है, क्वेश्चनिंग सबसे पहले, क्वेश्चनिंग कैसे, ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि लंग कैंसर है, लंग कैंसर आपके पास एक बीमारी है, ठीक है, लंग्स का कैंसर है फॉर एग्जांपल, एक बात करते हैं, तो लंग्स के कैंसर का क्वेश्चन ये यहाँ पे सबसे पहले जब लंग कैंसर माइंड में आता है तो हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, कि मीन कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर क्या है, कि जो लंग कैंसर है इससे हमारे पास हमारी बॉडी के ऊपर क्या रिस्क है। डेफिनेटली जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा उस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी कि भाई इस चीज़ को जल्दी से सॉल्व किया जाए, क्योंकि सबसे पहले रिस्क देखना, फिर ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, ये मेन के ऑब्जर्वेशन करना कि जो अब फॉर एग्जांपल लंग कैंसर की बात को लेके चलते हैं आगे, कि एक बंदे को लंग कैंसर है, सबसे पहले हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली कि उसका रिस्क फैक्टर क्या है, कि वो क्या नुकसान पहुंचा रहा है बॉडी को। जब आपको रिस्क पता चल गया तो उसके बाद ऑब्जर्व करना कि उस बंदे के अंदर की उसकी ऑब्जर्वेशन लेना, ठीक है, कि लंग कैंसर होने की वजह से उसके बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, लाइक अगर उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सांस वो प्रॉपर नहीं ले रहा, फीवर हो रहा है, टेम्परेचर है, उसको चिलिंग हो रही है, वट एवर जो भी कंडीशंस उसकी आ रही हैं उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है, और साथ में प्रीवियस रिसर्च, और साथ में अगर इसी लंग कैंसर के ऊपर आज से पहले कोई रिसर्च हुई थी उसको भी देखना। अब जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो हमारे पास आगे से 2 टाइप की होती है। ऑब्जर्वेशन जो है हम बेसिकली अपने सेंस ऑर्गन से कर रहे होते हैं, लाइक जैसे कि आप अपनी जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है, 5 सेंसेस में क्या क्या सेंस है, सबसे पहले विजन, किसी भी चीज़ को सबसे पहले लंग कैंसर का एक बंदा है उसको सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले ज़ाहिरी उसके गेटअप को देखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद हेयरिंग, किसी चीज़ को सुन के आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, थर्ड आप किसी चीज़ को स्मेल करके, फोर्थ आप किसी चीज़ को टेस्ट करके, एंड फिफ्थ पे जो है वो आपके पास है टच, कि ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास वो इन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होती है। ये जो 5 सेंस ऑर्गन है, मीन विजन है, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है या टच है, ठीक है। सो कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन होती है वो इनके थ्रू होती है, और ऑब्जर्वेशन आगे से उसकी 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटी किसी भी चीज़ की खसूसियत को कहते हैं, ठीक है, खसूसियत को कहते हैं। क्वांटिटी हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो मिकदार के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं ये कहते हैं ज़्यादा हमारे पास जो क्वालिटेटिव है ना, ठीक है, क्वालिटेटिव की जो बात करते हैं वो कहते हैं वो खसूसियत के ऊपर बेस करेंगे, और जो दूसरी क्वांटिटी मिकदारन के तौर पे। सो कहते हैं कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो ज़्यादा मोर एक्यूरेट कंसिडर की जाती हैं, बिकॉज क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटेटिव हमारे पास टर्म्स कौन सी होती हैं, देखें, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होंगी जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मेजरेबल।
सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो वाली ऑब्जर्वेशन होती हैं जो मैयर की जा सकते हैं, तो मैयर करने के बाद हमें प्रॉपर एक एक्यूरेट आंसर मिलता है, ठीक है। तो सेकंड जो आती है आपके पास वो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या है कि आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड फॉर्म में नहीं कर सकते, बल्कि उसकी क्वालिटी, उसकी जो ज़ाहिरी खसूसियत है, जैसे कि उसका कलर, उसकी शेप, उसका साइज़, उसका स्ट्रक्चर, आप उसको देख के मीन बता सकते हो, उसके टेक्सचर के ऊपर आप जाओगे। जैसे कि क्वालिटेटिव की अगर बात की जाए तो ये डिस्क्रिप्शन मांगता है, ठीक है। क्वालिटेटिव जो होता है रिजल्ट, वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन मांगता है, किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन मांगेगा, और इट इज़ नॉट मैयरेबल। हम इस चीज़ को मैयर नहीं कर सकते। मीन अगर फॉर एग्जांपल किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखना है तो हम उसको देख के उसकी क्वालिटी को जो है मैयर नहीं कर सकते कि उसका कलर, उसके अंदर कितना कलर है, जैसे कि कलर, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जबकि क्वांटिटेटिव है, मैयरेबल कैरेक्टर है, और ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, डील विद नंबर्स, ठीक है। लाइक आप किसी चीज़ की लेंथ, हाइट, एरिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेट, कॉस्ट, ये चीज़ें आप इसके थ्रू सर्च कर सकते हो। थर्ड जो आपके पास, जब आप ऑब्जर्व कर लेते हो किसी भी, वो लंग कैंसर के पेशेंट को, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है आपके पास? हाइपोथेसिस कहते हैं कि हमारे पास ये रिकॉग्निशन क्वेश्चन क्या था, रिस्क फैक्टर क्या था, वो पता चल गया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हुई, ऑब्जर्वेशन से आपने पॉसिबल आंसर निकाला, ठीक है। पॉसिबल आंसर या सच टेंटेटिव आंसर, ठीक है, टेंटेटिव आंसर। टेंटेटिव आंसर इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। कि मीन कि आपने जो चीज़ ऑब्जर्व की, चाहे वो क्वालिटी थी उसकी या क्वांटिटी थी उसकी, ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद एक पॉसिबल आंसर निकालना उस प्रॉब्लम के लिए, या टेंटेटिव आंसर इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। अब हाइपोथेसिस जो है वो किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, आपको पता है। हाइपोथेसिस सबसे पहले आपके पास ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है, जो आपने ऑब्जर्व चीज़ की। फिर उसके बाद एक और इसका कैरेक्टर होता है, ये टेस्ट एबल है। मीन कि अब आप इसको टेस्ट करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या वट एवर, जिस तरह भी टेस्ट करके आप इस चीज़ को प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके इसको आप गलत या सही साबित कर सकते हो। और फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ और होती है, देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस है, ये ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आपके पास एक्यूरेट हो, ये समटाइम आपके पास जो है डिसप्रूव भी हो सकता है आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और आप इसको क्या है, रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड फोर्थ आपके पास आता है हाइपोथेसिस के बाद आपने एक पॉसिबल आंसर निकाला किसी भी प्रॉब्लम का ऑब्जर्व करके। अब नेक्स्ट आपके पास आता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन आर लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ द हाइपोथेसिस। फॉर मेकिंग डिडक्शन द बायोलॉजिस्ट टेक हाइपोथेसिस एज ए ट्रू एंड ड्रॉ आउट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट कॉल्ड डिडक्शन। अब ये जो आपने ऑब्जर्वेशन करके एक पॉसिबल आंसर निकाला था जिसको हाइपोथेसिस बोला गया था, अब उस हाइपोथेसिस से, ठीक है, इसी हाइपोथेसिस से कोई भी अगर आपने आंसर निकाला है, उसी को आगे फर्दर आप क्या करें, उसको उस हाइपोथेसिस को ट्रू करें, ट्रू लें और उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट की तरफ लेके जाएं। उसको हम क्या कह देंगे, डिडक्शन कह देंगे। डिडक्शन के अंदर दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक आपके पास इफ़ और दूसरी आपके पास देन, ठीक है, दो टर्म्स यूज़ करेंगे। दो टर्म कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लिखती हूँ, जो कि एक एग्जाम्पल है, इफ़ ऑल बर्ड हैव विंग। कहते हैं इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग, कि आपके पास सारे बर्ड्स के पास जो हैं वो विंग्स हैं। देन पिजन इज अ बर्ड, देन पिजन इज अ बर्ड, देन पिजन इज अ बर्ड। तो अब देखें, डिडक्शन हेल्प द बायोलॉजिस्ट टू डू द एक्सपेरिमेंट। अब ये चीज़ें अब देखें, आपने ऑब्जर्व की चीज़ें, ऑब्जर्व करने के बाद आपने कहा कि बर्ड्स के अंदर विंग्स हैं, जो कि आपने एक पॉसिबल आंसर निकाला। अब आगे से डिडक्शन उस चीज़ की क्या होगी, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स।
अगर सारे के सारे बर्ड्स के अंदर विंग्स हैं देन पिजन इज़ अ बर्ड। तो फिर इसका मतलब है पिजन हमारे पास एक बर्ड है, सो इट्स मीन कि पिजन के पास भी विंग्स हैं। ये आपके पास सिंपल बात में कहेंगे टेंटेटिव आंसर इज कॉल्ड हाइपोथेसिस कह देते हैं। और हाइपोथेसिस के अंदर दो टर्म यूज़ की जाती हैं, एक आपके पास इफ़ और दूसरी आप यूज़ करते हैं देन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सपेरिमेंट। अब हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल हम पिजन की एग्जांपल को लेके चलते हैं कि आपने कहा कि पिजन्स जो है एक बर्ड है, पिजन इज अ बर्ड एंड बर्ड्स हैव विंग्स। कि कहते हैं कि बर्ड्स के पास विंग्स हैं और जो पिजन है वो भी हमारे पास एक बर्ड है। सो आप जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक है, सारे के सारे बर्ड्स को, ठीक है, आप सारे के सारे बर्ड्स को क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट के तौर पर लोगे। आप बर्ड्स, सारे के सारे जो बर्ड्स हैं आपके पास, वो आप लोगे एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे। आप अब उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चलेगा कि वाकई के बर्ड्स, सारे के सारे बर्ड्स के अंदर विंग्स हैं। अब एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं, डिफरेंट हंड्रेड्स की कैटेगरी में जिस चीज़ की का भी हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है, साइंटिस्ट उसको लेते हैं और उसके ऊपर स्टडी करते हैं। हंड्रेड्स, थाउजेंड की फॉर्म में एक ही ऑर्गेनिज्म को लेके उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, एक्सपेरिमेंट आपके पास डिडक्शन और जो पहले आपने हाइपोथेसिस दी थी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अगर जो डिडक्शन ये थी कि बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज अ बर्ड, सो पिजन हैज आल्सो विंग, तो अगर आपके पास ये चीज़ राइट, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज़, इसका जो रिजल्ट आता है वो आपके पास ट्रू आता है, सो इट्स मीन कि आपके पास जो डिडक्शन था वो आपके पास क्या था, ठीक था, राइट था या ट्रू था। लेकिन अगर ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके आपके पास एज अ रिजल्ट की फॉर्म में नहीं आ रही होती, सो उस टाइम पे डिडक्शन जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर दोबारा से ऑब्जर्व चीज़ की जाती है, दोबारा से हाइपोथेसिस निकाला जाता है, दोबारा से डिडक्शन होती है। डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके आप किसी भी चीज़ को उसका प्रॉपर एक रिजल्ट निकालते हो। 6 जो आपके पास आती है वो कंक्लूजन या रिपोर्टिंग। अब फॉर एग्जांपल जो आपने रिजल्ट एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट जो था वो ठीक आ गया, उसके बाद आप कंक्लूजन और रिपोर्टिंग मीन आप रिपोर्ट दोगे। एक बायोलॉजिस्ट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से वो डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको स्टैटिस्टिकली उसको एक कंक्लूजन उससे निकालते हैं। कंक्लूजन का मतलब ये है किसी बुक में या उसकी जो रिसर्च होती है वो बुक फॉर्म में, ठीक है, बुक की फॉर्म में उसको नोट डाउन करता है या कोई आर्टिकल आपके पास पेश करता है, मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू या बुक्स वगैरह में लिख के उस चीज़ को प्रॉपर एक, ताकि जब उसके ऊपर दोबारा स्टडी की जाए तो क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उसका सोल्यूशन निकला, क्या उसका रिजल्ट आया, वो सारी चीज़ आप उसको स्टडी कर सको। सो आर्टिकल्स की फॉर्म में सारे के सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करना जो होता है आपके पास, उसको कंक्लूजन या रिपोर्ट पेश करना, ठीक है। रिपोर्ट वर्ड ही इसलिए यूज़ किया गया। सो आपके पास नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो 2.2 है, जो कि एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है उसको देखा जाएगा, वो इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको।